नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में अपन देखेंगे आज मित्रों जो कि सेकंड ग्रेड जो जीके का पेपर है उसमें जो राजनीति का पोर्शन है 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसके जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पर लगातार जो एग्ज़ाम है, आपको पता होगा अभी 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों में अपन ये जो है फर्स्ट पेपर का जो जितना भी पार्ट है उसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे पूरे के पूरे टॉपिक वाइज। तो आप लोग अपने चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद में अपने चैनल पर वीडियो आ रहा है, तो अब से अगर आपका प्यार और स्नेह मिलता रहा इस वीडियो से तो मैं इस चैनल पर सारे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। यहाँ पर मित्रों 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेपर है उसके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन इस वीडियो में जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत है जो देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से ये पूछे जाएंगे। और उसकी जो व्याख्या है वो भी साथ में अपन इस जो प्रश्न है इन प्रश्नों के साथ में देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार ये प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो ये कौन सी थी योजना? तो ये आपको पता होगा वेबल योजना के अंतर्गत। वेबल योजना के अंतर्गत ये ऐसा प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, व्याख्या दी गई है कि वेबल योजना 1945 इसके क्या प्रावधान रहे। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे और इस परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामलों के सभी विभाग को गवर्नर जनरल से एक भारतीय सदस्य को स्थानांतरित किया जाएगा। सत्ता का पूर्ण हस्तांतर होने तक रक्षा एक ब्रिटिश जनरल द्वारा की जाएगी। स्थानीय नेताओं को शामिल करते हुए सभी प्रांतों में समान परिषदें बनाई जाएगी। तो ये हालांकि आपको पता होगा ये 1935 के अधिनियम से ही संबंधित क्वेश्चन था। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का 2024 में उसमें ये पूछा गया था। मित्रों, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन देखेंगे अपन, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन है और आने वाले समय में किस प्रकार से जो एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, तो उसका अंदाज़ा है जो लग जाएगा। और पूरे व्याख्या के साथ में अपन इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला देखते हैं अपन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो गलत कथन अपने को देखना है 1935 के संबंध में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। तो ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप 1935 के अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी इसमें, और ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य इसमें शामिल किए जाएंगे। ये भी कथन सही है। यहाँ पर गलत कथन अपने को देखना है। तो इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और ये क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग किया था और ये क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ही है जो बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। इसके लिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं, अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया और अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई प्रांतों को। तो ये थी इसकी व्याख्या। देखते हैं अपन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था और इस अधिनियम के मुताबिक 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कब किया? 1 अप्रैल 1937 को है जो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। ये इस अधिनियम के तहत ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपने देख लिया होगा कौन सा आंसर होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
जितने भी मित्रों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। तो आप लोग अगर वीडियो को, अभी समय काफ़ी कम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके है जो देख सकते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई, तो किसको दी गई? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी, आपको पता होगा किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नर जनरल को है जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, कितनी सूचियाँ? 3 सूचियों का विभाजन किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कौन सी सूची? एक संघ सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो गवर्नर जनरल या वायसराय को दे दी गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल को है जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो दी गई थी। तो यहाँ पे 3 सूचियाँ थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 59, 54, 36 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 59, 54, 36। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई और क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो ये जो शक्तियाँ हैं, व्यवस्था है, ये काम नहीं आई थी। अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो वोट किसको देने का अधिकार दिया गया? तो इसमें आप देख सकते हैं केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं रखते थे उनको ही ये वोट देने का अधिकार था, है ना। इसमें 1919 के जो प्रावधान था उसमें वोट किसको देने का अधिकार था? तो केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता रखते थे उनको ही वोट देने का अधिकार था इसके अंतर्गत। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिए गए कुछ प्रावधान। तो कुछ प्रावधान है वो अपन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रावधान कौन से हैं? इसके द्वारा संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार देने का है जो अधिकार दिया गया। उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। और हस्तांतरित, इसे द्वैत शासन कहा गया। विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित, इसे द्वैत शासन कहा गया। एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय प्रांतों में, इसे द्वैत शासन कहा गया। इसके द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। पहली बार है जो द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो ये 1919 के अधिनियम के तहत। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया। कितने टोटल 6 सदस्य थे, उसमें 3 सदस्य है जो भारतीय होना आवश्यक किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो संघ और प्रांतीय की कब शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया। लेकिन इस संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया 1935 के अधिनियम द्वारा। आपको पता होगा 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था वो 1935 के अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो कितनी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएससी के द्वारा इसमें बोनस दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। इसके तहत भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो ये कौन सी के अंतर्गत कर सकता था आपात की उद्घोषणा? ये धारा 102 के अंतर्गत
आपात की उद्घोषणा कर सकता था। 1935 की धारा 102 के तहत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था। ये घोषणा अशांति और अव्यवस्था की स्थिति में की जा सकती है और इस स्थिति में संघीय विधानमंडल को प्रांतों के बारे में कानून का अधिकार मिल जाता था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार है जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? तो कौन से अधिनियम के द्वारा ये की गई थी? तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके अंतर्गत। ये हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो संविधान का भाग है उसमें ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? तो इसमें अपना को गलत जो कथन है वो देखना है। यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत? देखते हैं, पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, ये भी सही है। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ये इसमें गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है और इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इसे मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। मॉन्टेग्यू है जो उस समय भारत के सचिव थे और सैम्सफोर्ड है जो भारत के वायसराय हुआ करते थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? तो किन्होंने बताया था? ये इस प्रकार से कथन किसका है? ये कथन किसका हो जाएगा? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार है जो असंतोष, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना सूरज का सवेरा व प्रकाशहीन सूर्य बताया था। कांग्रेस ने इसे असंतोषप्रद व निराशाजनक बताया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे जनता के लिए नवीन बंधन कहा था। ये इसकी व्याख्याएं हैं। इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं इनमें से ही वापस क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके जो इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसी में से ही क्वेश्चन है जो वापस बनाए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? तो किसको किया गया था? इसमें हो जाएगा संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, इनको है जो दोनों को पुनर्गठित किया गया। मित्रों ये जो क्वेश्चन है वो आई हुई जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये आने वाले एग्जाम में है जो वापस रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है और इनकी व्याख्या के अंतर्गत ही क्वेश्चन है जो वापस बनाए जाते हैं। तो आप लोग अपने चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों के साथ में इसको चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से अपने चैनल पर वीडियोज़ नहीं आ पाए थे और इस वीडियो के अंतर्गत मैं देखना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इस चैनल पर लगातार कंटिन्यू है जो पूरा फर्स्ट पेपर है जो करवाऊँगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा इनके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधान परिषद में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? विधान परिषद में कितनी थी? एक तो सरकारी थी, एक गैर सरकारी, यानी आप देख सकते हैं निर्वाचित और मनोनीत। जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 26 थी। इसकी व्याख्या देखते हैं अपन आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19
1919 द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 2 सदन स्थापित किए गए और इसके जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी निम्न सदन और उच्च सदन का गठन किया गया। अभी वर्तमान जो विधानसभा और विधान जो मंडल है आप देख सकते हैं, विधान परिषद है, विधान परिषद और विधानसभा उसी प्रकार से है जो आप देख सकते हैं निम्न सदन और उच्च सदन का है जो प्रावधान किया गया। राज्यसभा और जो लोकसभा है उसी प्रकार से। निम्न सदन में 145 सदस्य जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। ठीक है, कितना आप देख सकते हैं, निम्न सदन में 145 जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। और जो मनोनीत थे इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 3 साल हुआ करता था जो निम्न सदन के अंतर्गत, निम्न सदन में। और ऊपरी सदन में आप देख सकते हैं जो राज्य परिषद हुआ करती थी उसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत सदस्य थे। कितने? 34 और 26, आप देख सकते हैं कितने हो जाएंगे, 60 सदस्य होते थे टोटल। कितने? 60 में से आप देख सकते हैं 34 तो हो जाएंगे निर्वाचित और 26 हो जाएंगे मनोनीत। इस प्रकार से आपने को देख सकते हैं क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनते हैं मित्रों, जो आप देख सकते हैं। और इनका जो उच्च सदन है, ऊपरी सदन जो राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें आप देख सकते हैं 5 वर्ष इसका कार्यकाल हुआ करता था। कितना? 5 वर्ष इसका कार्यकाल हुआ करता था। और इनका जो निर्वाचन है वो बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन किया जाता था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूची कौन सी थी, वो ये थी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के तहत है जो ऐसा प्रावधान किया गया था। 1935 में भाग 14 कितने? 1935 के जो अधिनियम था उसमें 14 भाग 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। हमारे संविधान पर भी सर्वाधिक प्रभाव इसी का ही है कि नहीं? देख सकते हैं आप इसमें कितने 14 भाग 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। और जो अनुसूची 7 थी उसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया था। कितनी? 3, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संप्रति सूची। कितने विषय हुआ करते थे संघीय सूची में? 59 विषय संघीय सूची, 54 विषय प्रांतीय सूची और संप्रति सूची में 36 विषय हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो पहली बार किसकी व्यवस्था शुरुआत की थी? तो ये की गई थी आपके यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ये हालांकि आप देख सकते हैं पहले भी सांप्रदायिक आधार पर तो कर दिया था, लेकिन सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। कुछ सीमित जो लोग होते थे उनको ही मत देने का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति थी, पैसा था, शिक्षा थी, उनको। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उस सदन का नाम क्या था? तो उस सदन का क्या नाम था? हालांकि इसमें आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट दिया गया है राइट आंसर, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, ये राइट आंसर होगा। ये इसमें गलत माना जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता था इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ और काउंसिल ऑफ स्टेट इसका उत्तर दिया गया। हालांकि इसका उत्तर काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही होगा, स्टेट्स। 1935 के द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? तो जो 1935 का अधिनियम है उसमें किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? तो प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त किया गया था। प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया था। कहाँ पे? केंद्र में। यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन तो था ही, प्रांतीय स्वायत्तता थी और भारत सचिव का पद तो था। इस प्रकार से इसको है जो समाप्त कर दिया था प्रांतों में द्वैत शासन को।
1935 के द्वारा संघीय विधायिका के उच्च सदन को एक काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या के अंदर बिल्कुल सही बताया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये नाम दिया गया था। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता की शुभारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की जो व्यवस्था है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो ये किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। जो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसके तहत प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिए गए तथा उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो गया। अब प्रांतों के गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैत शासन किसके अंतर्गत किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1935 के अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। जो 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया, परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया। हालांकि ये प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, तो ये थी आपकी 1919 के अधिनियम के द्वारा। मित्रों, वापस वही क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं एग्जाम में, जो आप देख सकते हैं जो PYQ है, जो पिछले भर्ती परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन है, वापस उन्हीं की व्याख्याओं में से उन्हीं के जो इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं वही वापस एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर उनको अपन अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो वहीं से क्वेश्चन अपना बन जाता है। अगला, 1919 के अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके तहत राज्य परिषद तथा विधानसभा, राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा जो निम्न सदन बनाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, निम्न सदन में 145, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, जबकि उस सदन में 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत हुआ करते थे। निम्न सदन का कार्यकाल जो कि है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष और उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं कि जो बड़ा सदन है उसका कार्यकाल तो बड़ा ही होगा 5 वर्ष, और जो निम्न सदन है उसका कार्यकाल छोटा होगा 3 वर्ष। इस प्रकार से निम्न सदन में टोटल 145, 104 है जो 41, 104 निर्वाचित और 41 है जो मनोनीत हुआ करते थे, जबकि उच्च सदन में 60 सदस्य हुआ करते थे। 60 में से 34 जो निर्वाचित हैं और 26 है जो मनोनीत हुआ करते थे। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों की संख्या कितनी थी। कितनी संख्या थी अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित संख्या, तो ये थी आपके कितनी, यहाँ पे एक सीट है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया, तो कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था, तो ये किया गया था आपके 47 विषयों को। 47 विषय 1919 में कितने विषयों को संघीय सूची में सम्मिलित किया गया, तो 47 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया। तो केंद्रीय विषय को किस में शामिल किया गया, कौन से विषय है, कौन से जो विषय है उनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे इसमें बोनस दिया गया है, आप देख सकते हैं कौन कौन से किस प्रकार से जो संघ सूची और राज्य सूची में कौन कौन से विषय हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संघ सूची है उसमें 47 विषय हुआ करते थे और राज्य सूची में 51 विषय हुए थे 1919 का अधिनियम है उसके अंतर्गत। और 1935 में आपको पता होगा 3 सूची थी, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, 59, 54, 36। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, 59, 54 और 36 ये हुआ करते थे। और इसमें आप देख सकते हैं जो 1919 का अधिनियम है इसमें 2 है, संघ सूची और राज्य सूची, और संघ सूची में आप देख सकते हैं 47 और 51 है जो राज्य सूची में। तो संघ सूची में बैंकिंग है, रक्षा है, विदेशी मामले हैं, संचार है, सार्वजनिक है। इस प्रकार से कौन कौन से, बैंकिंग, रक्षा, विदेशी मामले, संचार, सार्वजनिक क्षेत्र, ये संघ सूची में थे। और राज्य सूची इसमें 51 थे,
और लोक व्यवस्था है, कृषि है, मत्स्य पालन है, कॉपीराइट है, पशुपालन है, शिक्षा है, ये है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला अपने को देखना है राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थान और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम। तो इसमें अपने को देखना है कि कौन से प्रांत के अंतर्गत कितने स्थान थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 4 1 3 2 4 1 और 3 इस प्रकार से, यानी कि मद्रास में 20, बम्बई में 16, मध्य प्रांत एवं बिहार में आपके हो जाएगी 8 और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हो जाएंगे कितने 5 स्थान थे। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मद्रास में 20, कितने 20, फिर 16 बम्बई, और मध्य प्रांत में आपके 8 और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 5 ये हुआ करते थे स्थान आरक्षित। अगला देखते हैं अपन, यहाँ पे व्याख्या दी गई है। मद्रास में 20, बम्बई में 16, मध्य प्रांत में 8, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 5। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो क्या किया गया था? नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। किनको? जो निर्देशन के साधन हैं उनको नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत जो निहित निर्देशन के साधन हैं उनको भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व आपको पता होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो ये किसने किया था साइमन कमीशन का? साइमन कमीशन का गठन है जो स्टैनले बाल्डविन ने किया था। किसने? स्टैनले बाल्डविन ने किया था। 1919 के अधिनियम में स्पष्ट कहा गया था कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु जो 1919 का जो अधिनियम है उसकी व्याख्या के लिए है, जो उसकी जो समीक्षा की जाने के लिए 10 वर्ष के पश्चात कमीशन भेजा जाएगा, जिसके तहत साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। और 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने साइमन कमीशन का गठन किया। किसने किया था? स्टैनली बाल्डविन ने। और ये कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। कब? 3 फरवरी 1928 को। इसके अध्यक्ष हैं जो सर जॉन साइमन और 6 अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे? और साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो ये अपने को असत्य कथन बताना है 1919 के बारे में। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, बिल्कुल सही किया गया। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, यहाँ सही कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल है जो 3 वर्ष हुआ करता था। कितना? 3 वर्ष। अगला देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। केंद्र सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 36 विषय और अवशिष्ट शक्तियां हैं जो गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कौन सा? ये वाला हो जाएगा। प्रांतीय सूची में 36 विषय नहीं थे, 59, 54 और 37 इस प्रकार से ये थे 59, 54, 36। हालांकि इन्होंने प्रांतीय सूची में 36 बता दिए, ये गलत हो जाएगा। प्रांतीय सूची में 54 विषय होते थे। अगला है 1935 के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय हुआ करते थे? तो यहाँ पे 36 विषय हुआ करते थे जो समवर्ती सूची है उसमें। अगला देखते हैं, 19 क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 1935 की क्या विशेषता नहीं है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन, समवर्ती सूची का सर्जन और प्रांतों में द्वैत शासन। ये तो समाप्त कर दिया गया था भाई 1935 के अधिनियम के द्वारा।
अगला देखते हैं 1919 की मुख्य विशेषता क्या है। अधिनियम जो 1919 है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रांतों में दोहरा शासन, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अगला, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया। तो प्रांतों में द्वैत शासन किसमें किया गया, 1919 में किया गया था। ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन है वह कौन सा है, 1919। तो कौन सा आया, तो ये आया था प्रांतों में द्वैत शासन। 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। द्वैत शासन जो समाप्त कर दिया गया था कब, 1935 में, और केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया था 1935 के अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके अलेक्जेंडर मूडी मैन। कौन थे, अलेक्जेंडर मूडी मैन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर मूडी मैन जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे, अलेक्जेंडर मूडी मैन। अलेक्जेंडर मूडी मैन द्वैत शासन की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष रहे। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है मित्रों एग्जाम में कि द्वैत शासन का जन्मदाता है कौन थे, तो लियोनिस कार्टिस को माना गया है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में कितने स्थान नहीं दिया गया, किन्हें स्थान नहीं दिया गया था, तो पारसियों को नहीं दिया गया था। किनको, पारसी है, इनको पृथक प्रतिनिधित्व है जो नहीं दिया गया था निर्वाचन में। हालांकि मुस्लिम है, इनको दिया गया, सिख, एंग्लो इंडियन, इन सबको दे दिया गया था। पूर्ण रूप से विस्तार किया गया था इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया। तो पहली बार कब किया गया था, ये किया गया था 1909 का जो अधिनियम है उसमें, मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन सा, मार्ले मिंटो अधिनियम है 1909, उसमें ये प्रावधान किया गया था पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और अधिनियम 1919 के द्वारा इसका विस्तार किया गया। कब किया गया था, 1919 में है जो इसका वापस फिर से विस्तार किया गया और इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया था। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हालांकि ये आपने अभी देखा था अलेक्जेंडर मूडी मैन। अपने को देखना था कौन सा, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं, कौन सी विशेषता सही नहीं। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरकी कहा जाता है, ये सही है। ये देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, बिल्कुल सही करता है। और ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, नहीं, ये तो करता है भाई, ये मतदाता अलग से है जो समर्थन करता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान ये भी किया गया था, बिल्कुल। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता है। ये संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक व्यक्तित्व जिम्मेदारी का एक संदर्भ था, तो नहीं था। ये अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी थी, ये इसमें गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये वाला। बाकी उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था जो आवंटित विघटन के अधीन था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में। इसमें सत्य कथन बताना है अपने को, सत्य कथन बताना है।
अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियाँ थी, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियाँ नहीं थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाई के रूप में सम्मिलित थे, ये सही हो जाएगा इसमें। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, नहीं 2 नहीं 3 सूचियों में है जो विभाजन किया था। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर को दी गई, ये बिल्कुल सही है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी और डी हो जाएगा। कौन सा, ये और ये इसमें गलत हो जाएगा। ए और सी शक्तियों का जो विभाजन है वो संघ सूची और राज्य सूची और प्रांतीय सूची तीनों में विभाजन किया था। संघ सूची, प्रांतीय सूची और जो अवशिष्ट सूची उसमें। अगला देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1900 पहला कथन गलत क्यों था, क्योंकि उनमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांत व देशी रियासतें सम्मिलित थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया था, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हालांकि अवशिष्ट मैंने बोल दिया था, अवशिष्ट नहीं समवर्ती सूची, जिस पर है जो राज्य सरकार और जो केंद्रीय सरकार है, संघ सरकार, वो दोनों कानून बना सकते हैं। और जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केंद्रीय जो सरकार है उसका जो कानून है वो सर्वमान्य माना जाएगा। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी, तो 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी, यहाँ पे हो जाएगा केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन ये इसकी विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्वैत शासन तो 1935 के अंतर्गत किया गया था। कौन से में, 1935। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी, ठीक है, विधानसभा और राज्य परिषद, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति है, ये भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तो 1935 के अधिनियम के तहत। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई, तो ये 1919 के तहत। काफ़ी सारे क्वेश्चन है मित्रों, वापस रिपीट हो रहे हैं, आपको पता होगा। ये इसके व्याख्या को हमने अभी पहले थोड़ी देर देखा था, वही क्वेश्चन वापस है जो रिपीट हो गया। रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं। 1935 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, तो कौन करता था, गवर्नर जनरल है जो स्वयं करता था। कौन, गवर्नर जनरल स्वयं करता था। 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वयं करता था। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, तो क्या थी मुख्य विशेषता, संघात्मक शासन, द्वैत शासन, एकात्म शासन, मानवीय स्वायत्ता, ये इसमें कोई खास माने, लेकिन जो मुख्य विशेषता इसकी संघात्मक शासन हुआ करते थे। केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका, किसका विरोध था, देशी रियासतों के राजाओं ने इसका विरोध किया था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजन किया गया और शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो गवर्नर जनरल को दे दी गई। इस प्रकार से ये हुआ था। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधानों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाना अपने को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो त्रुटिपूर्ण जो है उसको अपने को देखना है। तो हुआ था क्या इस प्रकार से इसका, जी हाँ वही होगा इसका जो गलत कथन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा था, ये वाला। इसमें क्या कहा गया है, परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन आपको 1919 के अधिनियम के तहत देखा गया था, 1919 में। ये गलत हो जाएगा, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही जो है गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन, सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, सही है, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। 1919 के तहत देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ये यहाँ पे इसकी व्याख्या दे दी गई है। 1919 के तहत है जो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित
किस कानून ने गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया? ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया? तो ये गवर्नर जनरल का पद है जो यहाँ पे देख सकते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत है जो गवर्नर जनरल का पद है जो स्थापित किया गया। अगला देखते हैं, भारतीय अधिनियम 1935 का दास्ता का बंधन पत्र था, ये ऐसा किसने कहा था? दास्ता का बंधन पत्र ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि ये एक दास्ता का बंधन पत्र है। अगला, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि ये एक यंत्र यानी कि मशीन था जिसके अवरोध यानी कि ब्रेक शक्तिशाली थे किंतु इसके इंजन नहीं था? ये किसने कहा था ऐसा? ये भी परिभाषा जो कि जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक है शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम के बारे में ऐसा कहा था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को उन्होंने दास्ता का बंधन पत्र या दास्ता का चार्टर या गुलामी का चार्टर कहा था। नेहरू ने कहा हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली अर्थात एक ऐसी मशीन कहा जिसमें मजबूत ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है, ऐसी कार प्रदान की गई। बहुत इंपॉर्टेंट कथन था उसके समय ये। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत कहा था। अगला है, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 1919 के अधिनियम को कहा गया है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड इतना बदल गया मित्रों कि बहुत डीप जा कर के है जो क्वेश्चनों को पूछा जाता है। हालांकि पहले आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, कितना इजी तरीके से पूछा गया था, बिल्कुल साधारण तरीके से। एक नॉर्मल जो पढ़ाई करता है उसको भी याद हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से पूछा गया। 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। ये वापस वही क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखते हैं अपन, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वासन का प्रावधान किया गया था? ईसाइयों के लिए तो ये 1919 के प्रावधान है। हालांकि मुसलमानों के लिए आप देख सकते हैं 1909 में किया गया था, लेकिन जो ईसाइयों के लिए है इसका जो सांप्रदायिक जो निर्वासन प्रणाली इसको विस्तृत कब किया गया था? 1919 में है जो विस्तृत किया गया था। 1909 के द्वारा पहली बार है जो पृथक निर्वासन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और 1919 के द्वारा इसका विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वासन का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वासन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1935 की जो अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैत शासन तो 1919 के अंतर्गत ही किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी, ये भी 1919। हाई कमिश्नर, ये सब है जो इसका जो मुख्य जो है प्रांतों में स्वायत्तता, ये 1935 का विशेषता है। अधिनियम द्वारा स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1919 की और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त किया गया। तो ये थे मित्रों जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 1935 और 1919 का जो अधिनियम है उसमें ये पूछे गए क्वेश्चन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से वापस एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो इसको आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अगर देखा जाए तो याद करेंगे तब जाकर के है जो एग्ज़ाम में डीपली पूछे जा रहे हैं आजकल के क्वेश्चन। तो मित्रों, अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो मैं आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप लोग प्यार बहुत कम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो मैं कंटिन्यू है जो इस सीरीज़ को जारी रखूँगा और
कंटिन्यू रखूँगा। वापस है जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेपर है उसके जो जितने भी MCQs है या जो PVIQ है उसे के जितने भी क्वेश्चन है उनको एग्ज़ाम तक है जो पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये था मित्रों 1935 और 1919 का अधिनियम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।